जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका NCERT फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, जिसमें हम NCERT हिस्ट्री का आपका जो क्लास 11th है और 12th इसको कंप्लीट करेंगे। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं आपको NCERT में क्लासेस 6 to 12th आपका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें मैं पॉलिटी कंप्लीट करा चुका हूं और हिस्ट्री हम क्लास 10th 11th तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं। 11th का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करेंगे और 12th को भी पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा सोतुघुई। अधिकांश हड़प्पा स्थल पर अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित था, जहां पर संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। और हमने देखा भी था कि यहाँ पे नहरों या फिर कुओं या फिर इरिगेशन सिस्टम के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता था, आपका इरिगेशन किया जाता था। लेकिन अफगानिस्तान, ये कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में आपका जो सोतुघुई नामक हड़प्पा स्थल है, यहाँ पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं सत्य कथन कौन सा है। पहला है, हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। एक छोटी लेकिन ऊंची पर बनाई गई, जिसे दुर्ग कहा जाता था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ी लेकिन नीचे बनाई जाने वाली, जिसे निचला शहर कहते थे। तो ये कथन आपका दोनों का दोनों सही है। जो ऊपर वाली बस्ती होती थी उसे हम सीतादल कहते थे, और जो नीचे वाली बस्ती होती थी उसे हम लोअर टाउन कहते थे। सीतादल आपका मड ऑफ ब्रिक्स के ऊपर बनाया जाता था और दोनों के बाउंड्री की जाती थी। जो दोनों था, दोनों के दोनों बाउंड्री किए जाते थे, और ये कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए इसका दोनों राइट आंसर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई सावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सही है। इन सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीव की अवधारणा के लिए सबूत मिलते हैं। जीवन की अवधारणा के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों में आभूषण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने में विश्वास था। तो देखिए, कुछ कब्रों में मुद्राभाण तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि इनके अनुसार उन वस्तुओं को मृत्यु रूपण में प्रयोग किया जाता होगा, जो पुरुष और महिला दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, सावधानों में जीवन की अवधारणा के लिए सबूत मिले हैं, ये सही है। पुरुष और महिलाओं दोनों के सावधानों में आभूषण मिले हैं, ये कथन भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने का विश्वास था। तो ये जो कथन है आपका, ये गलत है। 1980 के दशक में 80 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान के उल्लेख में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले और एक प्रकार का उपरत्न के मनके और सैकड़ों की संख्या में सुजम मनक भी आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं पर तो मृतकों को तांबे के तर्पण में भी दफनाया जाता था। परंतु कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। तो कहीं कहीं पर इनके साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाए गए हैं, लेकिन हर जगह बहुमूल्य वस्तु दफनाने का विश्वास ये नहीं था।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्त स्थान का मिलान करें। यहाँ पे वस्तु दिया हुआ है, यहाँ पे उसके जो स्थान प्राप्त है वो दिया हुआ है। तब बताइए कौन सा वस्तु कहाँ मिला है। पहला है शंख। शंख आपका कहाँ पे मिला है, तो शंख मिला है आपका बालकोट में। दूसरा है आपका लाजवर्द मणि, तो लाजवर्द मणि मिली थी अफगानिस्तान के सोतुघई में। तांबा मिला है तांबा मिला है खेतड़ी में, और सोना मिला है दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा में जो शिल्प उत्पादन है, जो माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए इन्हें नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध हो जाता था, वहां पे बस्तियां स्थापित की जाती थी। ऐसे ही अफगानिस्तान में सोतुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, वहां पे मणि प्राप्त होते थे, लाजवत मणि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। दिलमुलन के लेख में हड़प्पा को मेलुआ कहा जाता था। तो बताइए कौन सा कथन आपका सही है। हड़प्पा व्यापार समुद्र से भी मार्ग होता था, ये कथन आपका सही है। और दिलमुलन के लेख में हड़प्पा को मेलुआ कहा गया है। तो मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों से पता चलता है कि ये कथन आपका सत्य नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुलन, मागन तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रत्येक शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हुए कॉनलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां हैं। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक ये भी बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद से सुनाई दे। तो यहाँ पर हाजा पक्षी का अनिवार्य क्या था, मोर था। तो दिलमुलन के लेख में ये गलत है, आपका पहला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सही है। हड़प्पाई बाटों के संबंध में, तो बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। पहला कथन आपका गलत है, ये सेलखड़ी नामक पत्थर से नहीं, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड दीवादरी प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ये कथन भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इन जो बाट होते थे, इनके जो निचले मापदंड है वह आपका दीवादारी होता था, और जो ऊपरी दीवादारी होता था और जो ऊपरी मापदंड है वो आपका दशमलव होते थे। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। अच्छा, नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। एक सिद्ध एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई थी। यहाँ बोला है असत्य कथन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का। तो नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति, एक सिद्ध एकीकरण तंत्र का अंत, हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम होना। तो असत्य बोला है ना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये आपका सही नहीं है। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक चेलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था और इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ठीक, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईस्वी के पूर्व के बाद ही अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों का भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे वहां पर पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषताओं भी समाप्त हो गई। थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकी को ह्रास हुआ। बड़े सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत मिलता है और इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। क्लियर? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? तो S.N. राव। S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। मार्शल ने इंडिया को जहां पाया था उसने इंडिया को 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। खोजकर्ताओं से संबंधित स्थल के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कहाँ के थे। तो S.R. राव। S.R. राव, बताइए कहाँ के थे? मतलब इन्होंने कहाँ, कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा था S.R. राव ने? तो S.R. राव ने खोजा था आपका क्या? लोथल। B.L. लाल। B.L. लाल की बात करें तो इन्होंने कालीबंगन ढूंढा था। M.R. मुगल की बात करें तो ये इन्होंने ढूंढा था बहवालपुर। और बिष्ट जी की बात करें तो इन्होंने कहा ढूंढा था धौलापुर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। बाकी 1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से 1921 में हड़प्पा को ढूंढा गया, 1922 में मोहनजोदाड़ो को ढूंढा गया और आपका लोथल की खुदाई कब की गई थी? 1955 में। 1955 में आपकी लोथल की खुदाई की गई थी। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन की आपका खुदाई हुई थी B.R. लाल और B.K. थापर के नेतृत्व में कालीबंगन की खुदाई हुई थी वर्ष 1960 में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये भवालपुर जो M.R. राव मुगल जी के द्वारा ढूंढा गया था, इसके अवशेष मिले थे 1974 में। क्लियर? और धौलावीरा को 1990 में बिष्ट जी के द्वारा ढूंढा गया था। चलिए, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? तो भारतीय अभिलेख और विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति वर्ष 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रेसेंस ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पैदर्शनी यानी मोहर मुखित वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये भी बताएं। प्राचीनतम अभिलेख के संबंध में, प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे और तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। तो बात करें अगर हम प्राचीनतम अभिलेख की, तो प्राचीनतम अभिलेख आपका प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं।
क्योंकि उन नाम प्रकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ पे तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि ये लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि है, ना कि भाषा। तो यहाँ पे ब्राह्मी जो है वह क्या है, एक टाइप का आपका लिपि है, ये भाषा नहीं है। तो ये कथन गलत। तमिल भाषा का प्रयोग हाँ किया गया है, तमिल किया गया है, पाली किया गया है, संस्कृत किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। अशोक, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में मिले हैं। ये भी मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर ही बताया था कि अशोक के अधिकांश अभिलेख आपके प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिम पूर्वोत्तर से मिले हुए अभिलेख आपको आर्मिक और यूनानी भाषा में हैं। तो पश्चिमोत्तर से जो मिले अभिलेख हैं वह आपके अराइमिक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं और पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। अराइमिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान के अभिलेखों से मिला गया है। तो ये कहाँ से मिला था, अफगानिस्तान के अभिलेखों से। और ये पूर्वोत्तर नहीं, ये हो जाएगा आपका पश्चिम में मिला है। ठीक है, पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर नहीं होगा, पश्चिमोत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र था। तो राजधानी थी इसकी कहाँ, 5 थी। तो 5 में राजधानी इसकी कहाँ थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और 4 इसके और प्रांतीय केंद्र थे। एक था तक्षशिला था, एक था आपका उज्जैनी, तोशिल और सोनगिरी। तक्षशिला यहां लिख देता हूं आपका, उज्जैनी। तो मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 उसके प्रांतीय केंद्र थे, उज्जैनी, तक्षशिला, तोशिल और सोनगिरी। तो काशी उसका नहीं था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब मैं एक पेज पे जितने क्वेश्चन होंगे पर डे मैं उतना ही कराऊंगा। थोड़ा सा ड्यू टू ड्यूटी समय नहीं मिल पाता है। प्रयाग प्रशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रयाग प्रशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सत्य है। यह एक बृहद शिलालेख है। प्रयाग प्रशिष्ट प्राकृत भाषा में लिखित है। तो बात करें अगर हम प्रयाग प्रशिष्ट के संदर्भ में, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिष्ट की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, इन्होंने संस्कृत में की थी। तो लिखा है प्रयाग शक्तिकरण प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, नहीं, ये लिखी किस में गई थी, संस्कृत में। और दूसरी चीज, यह एक बृहद शिलालेख था ना, यह जो था ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिष्ट की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, तो राजकवि ने ये की थी। क्लियर, लिख भी देता हूं यहाँ पे, हरिसेन ने की थी, जो राजकवि थे। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।
तो आज की क्लास में हमने 14 क्वेश्चन ही किए और डेली मैं आपसे जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसमें टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, 30 हैं। तो ऐसे ही एक एक पेज को एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको डेली क्लासेस मिल सके। एक दो दिन क्लासेस आपकी थोड़ी डिले हो गई थी ड्यूटी के चलते, तो वो चीज़ें आपकी नहीं होंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।